अरे मधु, चाय बन गई क्या? अजी बना रही हूँ, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए। हे भगवान, सारे के सारे उपले ओस में भीगे हुए हैं, जल भी नहीं रहे। तभी अपनी गरीब भाभी मधु को चूल्हा जलाने में परेशान होता देखकर सुहानी ठंड में बाहर जाकर कुछ सूखे पत्ते बीन कर ले आती है। ये लो भाभी। अरे सुहानी, तुम ये सूखे पत्ते कहाँ से ले आई? बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, तुम्हें सर्दी लग जाती तो। मधु अपनी गरीब नंद सुहानी से बहुत प्यार करती है और भाई हितेश की तो अपनी बहन में जान बसती है, मगर हितेश बड़ी मुश्किलों से एक अकेला अपनी बीवी और बहन के लिए कमाने वाला है, जो कि सरकारी दफ्तर में चाय पिलाकर किसी तरह घर का खर्चा चला रहा है। मधु, जल्दी से केतली में चाय डालकर दे दे, देरी मत कर। तुझे पता है ना, सरकारी दफ्तर से आज नई कलेक्टर बाबू आने को हैं। हाँ, ये लीजिए। हितेश उस कड़कड़ाती ठंड में चाय की केतली लेकर कप कप आते हुए आ जाता है। उसका मन चिंता में घुला जा रहा था। पता नहीं यह नए कलेक्टर बाबू कैसे होंगे, कहीं यह पहले वाले कलेक्टर बाबू की तरह गाली गलौज ना दे। मगर उनकी गाली गलौज खाने के सिवा मुझ गरीब के पास कोई और दूजा चारा भी नहीं। रोटी भी तो कमानी है और सुहानी की शादी भी करनी है। हितेश की बातों में उसकी गरीबी लाचारी साफ दिख रही थी। वो दफ्तर के अंदर पहुंचा, जहां सामने कुर्सी पर महंगी सी सफेद शर्ट कोट पैंट में वंश बैठा था। तभी कपकपाते हुए दरवाजे से हितेश बोला, साहब जी, चाय लाया हूँ। हाँ जी, अंदर आ जाइए। तभी चाय देते हुए हितेश के हाथ से चाय छलक गई। हितेश घबराकर गमछे से कलेक्टर की शर्ट साफ करने लगा। माफ कर दीजिएगा कलेक्टर बाबू, मेरी वजह से आपकी इतनी महंगी शर्ट खराब हो गई। मुझे नौकरी से मत निकालिए, बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, बहन की शादी करनी है, गलती हो गई। वंश कुर्सी से उठा और बड़ी विनम्रता से हितेश को कुर्सी पर बैठने को कहा। अरे यहाँ बैठिए, ये लीजिए, चाय पीजिए। देखिए, आप कांप रहे हैं। इसके बाद वंश ने हितेश को कुर्सी पर बैठा दिया और उसे चाय पिलाई। मोहन ने घर आकर यह बात मधु और सुहानी को बताई। कलेक्टर बाबू बड़े ही दिलदार आदमी हैं। मधु, काश हमारी सुहानी के लिए उनके जैसा वर मिल जाए। तभी गरीब सुहानी ने रोते मन से कहा, भैया, हीरे को हर कोई पाना चाहता है, मगर हीरा सबकी किस्मत में तो नहीं। एक गरीब की शादी गरीब घर में ही होती है। गरीबों की आंखों को महलों के ख्वाब देखने का कोई हक नहीं भैया, कोई हक नहीं। अपनी गरीब नंद के आंसू देख मधु का दिल मुंह को आ गया। हितेश का भी मन दुखने लगा। गुजरते दिन के साथ हितेश बहन के लिए रिश्ते देखने लगता है। साहब जी, कल मैं चाय देने नहीं आऊंगा। क्यों मोहन भैया? वो कल बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगले दिन शीला अपने बेटे सूरज के साथ सुहानी को देखने आती है। सुनो जी, लड़के की उम्र अपनी सुहानी से ज्यादा नहीं और लग भी गंजा सा है। क्यों, सूरज लड़की पसंद है? हाँ माँ। ये लो जी, लड़के को लड़की पसंद है तो अब दहेज की बात पक्की कर लेते हैं। देखो जी, बेटे की दूसरी शादी है तो ज्यादा नहीं मांग रही, बस चेन अंगूठी और एक फटाफटिया दे देना। माँ, बुलेट बोलो, बुलेट चाहिए मुझे। यह सोचकर कि सूरज जैसे शादीशुदा से सुहानी की शादी करनी होगी, उसकी आंखें डबडबा गईं और मधु ने भौंक लाकर कहा, चलो उठो दोनों माँ बेटे। सोचा भी कैसे कि मैं अपनी कुंवारी ननंद की शादी एक शादीशुदा से करूंगी। ये सुनकर शीला अपने छिछोरेपन पर आ गई। अरे तेरी ननन में सोने जड़े हैं क्या, जो इसे कोई महलों वाला ब्याह कर ले जाएगा? ओहो, दहेज देने की भी औकात नहीं। एक काम कर, गली का कोई कुत्ता ढूंढ कर दे। अपनी गरीब नन्नन की शादी घर की बात घर में रह जाएगी। चल सूरज। यह सब सुन तीनों एक दूसरे को देख बहुत रोए। अगले दिन हितेश की तबीयत बिगड़ जाती है और उस रोज सुहानी चाय लेकर जाती है। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, हाउ मच शुगर विल यू टेक इन टी? जैसे वंश नजर उठाता है तो सुहानी को देखता है। उसके कपड़े जितने फटे पुराने से थे, उतनी फरटीदार उसकी अंग्रेजी, जिसने वंश का दिल जीत लिया था। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। इतनी अच्छी इंग्लिश आप है कौन? मैं हितेश भैया की बहन हूँ। दोनों में काफी देर बात हुई। अगले कई दिन तक सुहानी चाय लेकर दफ्तर आती। अब वंश मन ही मन सुहानी को पसंद करने लगा और एक दिन दफ्तर में उसे अंगूठी के साथ कहा, सुहानी, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बड़ी हिम्मत जुटाकर आज तुमसे यह कहने की हिम्मत हुई। विल यू मैरी मी? माफ कीजिएगा वंश जी, मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी महंगी अंगूठी नहीं पहन सकती। सुहानी बिना कोई जवाब दिए घर चली जाती है। अगले दिन वंश अपनी माँ रीमा के संग उसके भैया भाभी से हाथ मांगने आता है, जहाँ रीमा राज घराने सी महंगी साड़ी पहने गहनों में लदी शगुन के साथ आई। जी माँ जी, कहिए किससे मिलना है? आपको लगता है आप गलती से भटक कर मुझ गरीब के घर आ गई हैं।
बेटी घर भी ठीक है और इरादा भी मेरी झोली में अपनी ननंद को डाल दो। भाभी, मैं आपकी ननद को अपने महलों की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर हितेश और मधु सुहानी के लिए बहुत खुश हुए। मधु ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं चाहती थी कि मेरी गरीब ननंद को ऐसा घर-बार मिले जहाँ वह सुख से रहे, मगर कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन उसे महलों की दुल्हन बना देगा। इसके बाद रीमा अपने गले से महंगा सा 9 लखा हार उतार कर सुहानी के गले में पहना देती है और हितेश मधु दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़कर सुहानी की शादी करते हैं, जहां फूलों से सजी महंगी गाड़ी में उसकी विदाई उसके गरीब मिट्टी के घर से होती है। गाड़ी में बैठकर सुहानी ससुराल आई, जहां महलों से बहुत दूर से ही फूलों की चादर उसके स्वागत में भर गई। सुहानी, तुम्हें अपने ससुराल तक का रास्ता यहाँ से चलकर तय करना है। एक एक कदम बढ़ाने के साथ महलों की बहू बनी गरीब नंद की आंख से आंसू गिरे जा रहे थे, जहां महल के ससुराल के द्वार पर उसकी सास रीमा उसके स्वागत में खड़ी थी। बहू, इस दूध में पैर रखो। बहू ने अपने पांव परात में रखे रीमा ने उसके पैर धोने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी आंसू भरी आंखों से सुहानी ने कहा, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने मुझ जैसी गरीब को इतने बड़े महल की बहू बनाया, मुझे इतना मान दिया, मेरे लिए यही काफी है। बहू, तुम इस राज घराने की बहू हो और बहुएं लक्ष्मी का रूप होती है और मुझे मेरी लक्ष्मी का स्वागत करने दो। यह कहकर रीमा सुहानी के पांव दूध से धोने लगी, जिसे देख उसकी आंखों के आगे अपने गरीब झोपड़ी के मायके में दुख में बिताई पल याद आने लगी। धन्यवाद ऊपर वाले, आपने मुझ गरीब को वंश जी जैसा सुलझा हुआ जीवन साथी और इतना सुखी ससुराल दिया। इसके बाद सुहानी अपने महलों के ससुराल में गृह प्रवेश करती है और अब सुहानी वंश के साथ खुश रहने लगती है।